नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में हेराल्ड पुस्तक के भी 41 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हेराल्ड पुस्तक का 42वां पेपर करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है और आपका भी सपना है वर्दी पाना, तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही आप यदि राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको इन सभी वीडियो का PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स मिलते रहेंगे। तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और यह पहला क्वेश्चन है जीके का कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 29 दिसंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को तो भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। तो लागू कब किया गया? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इसीलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को कब हुआ था भारत आज़ाद? 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आज़ाद हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? संविधान किसके द्वारा लिखा गया? संविधान सभा द्वारा। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 294 थे, 290 थे, 299 या 281। तो संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 1946 में हुई थी। और कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम बैठक में किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और उसके 2 दिन बाद, 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। और उस दूसरी बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। किसे बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यदि बात आए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की, तो सच्चिदानंद सिन्हा था। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी और देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, जो कि हम पहले वाले 41 नंबर पेपर में बात कर चुके हैं इस बात। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश स्थायी है? 4, 15, 5 या 6। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 सदस्य तो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी होते हैं उन्हें 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। और 5 स्थायी कौन कौन से हैं? आपके चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 5 स्थायी सदस्य देश है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? अभी अभी बताया था कि जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उन्हें 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य है विभिन्न देशों के बीच शांति स्थापित करना, किसी भी देश को उधार और ऋण देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना या उपयुक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में। और उसका कार्य है कि विभिन्न देशों या किसी भी देश को उधार और ऋण देना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 54% से अधिक वीटो पर कितने देशों का अधिकार है? 15, 16, 10 या 18। तो मात्र 10 देश ऐसे हैं जिनका 54% से अधिक वीटो पर अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किस देश की संसद को कवांगुओ रेमनिन दाइवियाओ दाहुई कहा जाता है? किस देश की सांसद का नाम है? यह है चीन, फ्रांस, जर्मनी या इटली का? तो आपके चीन की सांसद का नाम है। और चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है।
किस देश में सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही अपनी सरकार बनाती है? अभी अभी बताया था, चीन में बनाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मेक्सिको देश में कितने वर्षों के अंतराल में राष्ट्रपति चुनाव कराए जाते हैं? 5 वर्षों में, 6 वर्षों में, 2 वर्षों में या 3 वर्षों में? तो भारत की बात करें तो 5 वर्षों में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, परंतु मेक्सिको में 6 वर्षों के अंतराल में होते हैं। और 1930 में कौन सा देश आज़ाद हुआ था? तो ये आपका मेक्सिको ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 1980 में ब्रिटिश शासन से किस देश को आज़ादी मिली? मेक्सिको, कनाडा, जिम्बाब्वे या सऊदी अरब? तो 1980 में आपका जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ था। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल की कम्युनिस्ट सरकार, बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार, तमिलनाडु की द्रमुक सरकार या बिहार की समाजवादी सरकार? तो सर्वप्रथम केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और वो कम्युनिस्ट सरकार थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? 1942, 1946, 1944 या 1948? तो अभी अभी आपको बताया था कि 9 दिसंबर को, कब? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसे बनाया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्न में से कौन सरकार या राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह ही नहीं है? लोकसभा के सदस्य, योजना आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त या इनमें से कोई नहीं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सरकार और राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इसके साथ ही अपने जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप, उष्ण ताप, विकिरण ताप या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलने लगता है वो ज्वलन ताप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मिट्टी के तेल का ऊष्मीय मान क्या होता है? 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, 17,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं? तो मिट्टी के तेल का ऊष्मीय मान होता है आपके 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। अग्निशामक गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? तो अग्निशामक गैस सिलेंडर में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दहन के लिए आवश्यक परिस्थिति होती है, कौन सी होती है? उस ऑक्सीजन की उपस्थिति बिल्कुल ज़रूरी होती है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगा सकते। दहनीय पदार्थ की उपस्थिति यह भी ज़रूरी है। पदार्थ निम्न ज्वलन ताप का होना चाहिए, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उपरोक्त सभी की आवश्यकता जरूरी है। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, किलोग्राम प्रति किलो जूल होता है, डिग्री सेल्सियस होता है या किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है? तो ऊष्मीय मान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वह कौन सी कोशिका है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है? तंत्रिका कोशिका, मुर्गी का अंडा, कोशिका झिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो मुर्गी के अंडे को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। वह कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है कहलाती, क्या कहलाती? प्रोकैरियोटिक, क्रोमोलियास्ट या यूकैरियोटिक या इनमें से कोई नहीं? तो जिसमें केंद्रक नहीं होता, संगठित केंद्रक नहीं होता, वो प्रोकैरियोटिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। अंडे का सफ़ेद भाग क्या होता है? योक, एल्ब्यूमिन, वियान या इनमें से कोई नहीं? तो अंडे का सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक समान कोशिका का समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार करता क्या कहलाता? तो कोशिका और कोशिका मिलकर क्या बनाती है? कोशिकाओं का समूह है और कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। सबसे बड़ी कोशिका होती है, कौन सी होती है? मुर्गी का अंडा, तंत्रिका कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बड़ी कोशिका आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका में होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है, केंद्रक भी होता है, परंतु कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस क्वेश्चन का। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है, जरायुज कहलाती है, रूपांतरण कहलाती है या फिर अंडपरजक कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आपके लार्वा के जो उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया।
ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कायांतरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या है? लुई जॉय ब्राउन, दुर्गा अग्रवाल, साइमन रिचर्ड या साइरन विंगेट? तो क्या नाम होगा विश्व का प्रथम परख नली शिशु का? लुइस जॉय ब्राउन था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हीरे का 1 कैरेट बराबर है किसके बराबर है? 250 मिलीग्राम के, 150 मिलीग्राम के, 100 मिलीग्राम या फिर 200 मिलीग्राम? तो हीरे का 1 कैरेट आपके 200 मिलीग्राम के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अलैंगिक जनन का उदाहरण है? हाइड्रा, क्रिस्टोफेरिसस, तारा मछली या खटमल? तो अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन सा होगा? इनमें से हाइड्रा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है कितनी होती है? एक युग्मनज में केवल एक केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसके द्वारा होता है? पैरामीशियम में, अमीबा में, यीस्ट में या 1 व 2 दोनों? तो अलैंगिक जनन आपके यीस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्न में से नर जननांग का भाग नहीं है? वर्षण नर जननांग का है, शिशन भी है, शुक्रवाहिनी भी है, अंडवाहिनी नहीं है। अंडवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। प्रोटीन के स्रोत क्या होती है? दाल होती है, दूध भी होता है, मांस भी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा उपरोक्त सभी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गोइटर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और इसके साथ ही साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए? तो पुराना अनुपात क्या दिया गया? 7:13 और नया अनुपात दिया गया 2:3। हम अक्स नहीं मानेंगे, वाई भी नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे। सीधा सीधा क्या करना है? इनका वज्र गुणा करना है। ठीक है, जिस प्रकार आयु संबंधित प्रश्न आप ज्ञात करते हो। 7 को 3 से किया 21, 13 को 2 से किया 21 होगा। 13 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, अब हमें क्या करना है? वज्र गुणा का अंतर कितना होगा? 26 और 21 का 5, और इसमें भाग देना नए अनुपात के अंतर का। नए अनुपात का अंतर 3 - 2 कितना होगा? 1। तो 5/1 का मतलब कितना होगा? 5। तो प्रत्येक भाग में 5 जोड़ेंगे तो नया अनुपात 2:3 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 89 0.89 इंटू 0.89 इंटू 0.89 माइनस 0.64 इंटू 0.64 इंटू 0.64, यानी 0.89 को 3 बार लिखा है तो हम कह सकते हैं 0.89 का क्यूब। 3 बार लिखने का मतलब घातीन माइनस 0.64 का क्यूब, यही होगा। आगे क्या दिया गया? 0.89 इंटू 0.89 2 बार लिखा है तो 0.89 का स्क्वायर प्लस 0.89 गुणा 0.64, और आगे क्या दिया गया है? प्लस के क्या दिया गया है? 0.64 का स्क्वायर, यही दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? ये 0.89 को ए मान लेते हैं और 0.64 को बी मान लेते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसे हम किस प्रकार लिखते हैं? इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, ए माइनस का बी, और इधर क्या लिखेंगे? कोष्टक में लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एफ बी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार लिखेंगे। और नीचे क्या दिया गया है? नीचे दिया गया 0.89 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 0.89 इंटू 64, 89 ए है, 64 बी है, तो हम कह सकते हैं एफ बी, और प्लस 64 क्या है? बी है, तो बी स्क्वायर। यह संख्या और यह संख्या सेम है तो आपस में कैंसिल कर देंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा? ए माइनस बी। तो ए हमारा क्या है? 0.89 और बी क्या है? 64। तो 0.89 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.25। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। पहले 6 गुणा संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? 6 गुणा संख्याओं, तो सीधा सीधा पहले तुम्हें क्या करना है? 1 से लेकर 6 तक के संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करना है, और फिर उसमें 6 गुणा दिया गया, 6 का भाग दे देना तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र क्या होता है? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। तो n कितना हो जाएगा? 6 पूछा तो 6 गुणा 6 प्लस 1 7 प्लस 2n, 6 दूने 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13/6। और इस पूरे में किसका भाग देना? 6 गुणा पूछा है तो 1/6। ठीक है,
अब हम क्या कर देंगे, 6 से 6 को काट देंगे, 13 सत्ते 91, 91 में भाग देना है किसका, 6 का, कितनी बार जाएगा, 15 बार, 15 छक्के 90, एक शेषफल बचेगा बट्टे 6, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 0.00117 में भाग देना है 0.0585 का, हमें भाग देना 0.00117, 117 भाग देना है 0.0585। पहले हमें देखना नीचे कितनी संख्याओं से पहले दशमलव है, 1 2 3 4 से पहले दशमलव है, तो ऊपर भी 1 2 3 4 से पहले दशमलव हटा देना, यहाँ पे लगा देना, तो 11.7 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 11.7 का हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है 585 का, तो यह दशमलव हटाकर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, तो 117 में भाग देना है 5850 का, तो 117 से ये एक बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो 50, 1/50 आएगा। ठीक है, 1/50 आएगा, हम पॉइंट लगा के आगे 0 उतारेंगे, तो कितना, 10 में भी भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे फिर 0 उतारेंगे, 100 में 50 का भाग 2 बार, तो 0.02 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची 20 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ऐसी स्थिति के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों का आयतन, दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग देना होगा, तो आपकी ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो दीवार का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो नीचे वाली सभी आपकी सेंटीमीटर में दी गई है, तो ऊपर वाली को भी सेंटीमीटर में बदल देते। 5 मीटर है, सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 500, गुणा 3 मीटर है, सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे 300, और 20 सेंटीमीटर दिया गया, तो 20 का 20, बट्टे क्या करना, भाग देना 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर गुणा 7.5। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि ये एक के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे 0 उतार दो, यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे 0 उतार दो, उतार दिया। अब इन्हें सरल कर लेते, सरल किस प्रकार करेंगे, 25 से एक बार और 25 से 50 दो बार, ये आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 75। ठीक है, 75 से एक बार और 75 से ये 4 बार कट जाएगा। अब हमें भाग देना है 2000 में 125 का, कितनी बार भाग जाएगा 125 का 2000 में, तो पहले हमें इससे 5 से काट लेते, 5 से ये कटेगा 25 बार, और ये 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 से कट जाएगा आपका 500 के 20, 400 बार, 25 का 400 में भाग जाएगा 16 बार, तो हमें गुणा करना 20 × 4 × 16। ठीक है, तो 20 को 4 से गुणा करेंगे, 20 चौके 80, 80 को 16 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 16 8 128, आगे 0 उतार देंगे, तो 1280 ईंटें आएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से गुणा करने पर उसमें 196 बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मान लो वह संख्या अक्स है और उस संख्या को 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 अक्स, और कितने अधिक हो जाएंगे, इसमें से ये संख्या घटा देंगे तो 196 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 अक्स में से एक अक्स घटाएंगे, 14 अक्स बराबर 196, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा 196 में 14 का भाग 14 बार ही जाएगा, तो वह संख्या 14 है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कोई परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, ठीक है 52% हिंदी में, 42% अंग्रेजी में और टोटल में 17% फेल होते हैं। पूछा क्या दोनों विषयों में पास कितनी हुए, तो टोटल फेल कितने हुए, 52 और 17 का अंतर कितना हो जाएगा 35, 42 और 17 का हो जाएगा 25। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लो, 25 और 35 कितने हो जाएंगे 40, 60, 60 और कितने हो जाएंगे 70, 60 77, 77% फेल होते हैं, तो पास कितने हो जाएंगे 23%, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। 3 + 2√3 का होल क्यूब की घात -3 दिया गया। ठीक है, और 3 - 2√2 है। ठीक है, तो जहाँ पर घात माइनस की दी हुई होती है हम क्या करते हैं उसे भिन्न में लिख देते हैं, 1/3 + 2√2 का होल क्यूब, इस प्रकार लिखेंगे इसे, क्योंकि घात दी गई माइनस की और प्लस का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 1/3 - 2√2 इसका कर देंगे होल क्यूब। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना,
तो एलसीएम लेंगे तो दोनों का गुणा करवा के लिख देते हैं। तो जब दोनों घातें समान दी गई है, घातें क्या दी गई है, समान दी गई है। यदि हमारा घातांक का नियम कहता है कि यदि घातें समान दी गई है और हम दोनों का गुणा करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में घात तो वही रहेगी और आधार को आपस में गुणा करवा दो। तो 3 + 2√2 और 3 - 2√2 को गुणा करवाते हैं तो इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं। इसे ए मानेंगे, एक को बी मानेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1² - b²। तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8। तो 9 - 8 आ जाएगा नीचे हर के रूप में। तो हर के रूप में एक बार लिखते हैं 9 - 8 का क्यूब, ठीक है। और ऊपर क्या संख्या आ जाएगी, पहले वाली यह संख्या आ जाएगी, फिर यह संख्या आ जाएगी, क्योंकि एक से एक कट जाएगी, दूसरे वाली आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 3 - 2√2 का होल क्यूब। ऊपर यह हूबहू भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले लिखनी होगी, ये बाद में लिखनी होगी, एक ही बात होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया गया, ये घात माइनस की नहीं रहेगी, प्लस की हो जाएगी, ऊपर लिखेंगे तो, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया गया, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। तो हम सूत्र से सरल करते हैं। सूत्र से किस प्रकार सरल करेंगे, a + b का होल क्यूब क्या कहता है आपका, a³ + a² b + ab का स्क्वायर और + b³। यह तो होगा आपका a + b का होल क्यूब। और a - b का होल क्यूब क्या कहता है, a³, यहाँ पे प्लस दिया गया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -a² b, और प्लस का आएगा आपका ab² और माइनस का आ जाएगा b³। तो b³ माइनस का, b³ प्लस का कैंसिल, a² b माइनस का a कैंसिल। अब क्या शेष रह गया, a³ 2 बार आया तो 2a³ आ जाएगा एक तो, और क्या आ जाएगा, 2a³ आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2ab²। बट्टे में क्या आ जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 1 का क्यूब 1 आएगा। तो हमारे पास सूत्र में रह गया आपका एक तो 2a³ और प्लस 2ab², यही होगा। तो हम क्या करेंगे, 2a³ का मतलब, a³ का मतलब कितना होता है, 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 27 को 2 से गुणा करेंगे 54, प्लस आ जाएगा आपका 2 × ab² यानी 3 × 3 × b² कितना हो जाएगा, 8। इन्हें गुणा कर लेते, 8 ते 24, 24 3 कितने होते हैं, 72, और 72 दूने हो जाएंगे 144। 144 में 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 198। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः भागित हो, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, पहले तुम्हें ये देखना। तो छोटी संख्या होती है 10,000, यही होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें 476 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, पहले बार जाएगा 1000 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार में कितना आएगा, 400, 400 800, और 76 दूने कितने होते हैं, 152। तो 852, 800 और 152 952 हो जाएंगे। शेषफल कितने बचेंगे, शेषफल बचेंगे 48। ये आगे वाले जीरो उतार देंगे तो 480 में भाग जाएगा एक बार, शेषफल कितने बचेंगे, 4। यदि बड़ी से बड़ी में पूछा जाता तो हम सीधी उस संख्या में से 4 घटा देते, संख्या आ जाती। परंतु छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 476 में से 4 घटाएंगे 472 की और आवश्यकता होगी। तो 10,000 में 472 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10,472। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक आदमी ने एक रेडियो 800 रुपये में खरीदा, उस पर 400 रुपये अतिरिक्त खर्च किया, तो कुल खर्चा कितना हो गया, 800 और 400 कितना हो जाएगा, 1200। 1200 में खरीदा, 1500 में बेचा, तो 300 रुपये का लाभ हो गया। क्रय मूल्य हो गया 1200 × 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एकम 3, 4 3 12, 4 से 100 25 बार, 25% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई, 10% की कमी कर दी तो वो कितना बच गया, 90% बच गया, गुणा 100 तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 0 से 0, 100 में 9 का भाग देंगे तो 11 9 99, सही 9 1/9%। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। एक निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 18 गुना
और टोटल का 7 गुना। तो अनुपात कितना होगा, इनका अंतर इसके नीचे लिख दो, किसके नीचे, दूसरे वाले के। 5 और 7 का अंतर हो जाएगा आपका 2, और इसका अंतर इसके नीचे लिख दो 8 और 7, 18 और 7 का अंतर हो जाएगा 11। तो 11:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। एक खंबे का 2/5 भाग कीचड़ में, 3/10 भाग पानी में तथा 3 मीटर सतह से ऊपर है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम अंदर कितना पानी और कीचड़ में। कुल मिलाकर 2/5 और 3/10 को जोड़ना, एलसीएम 5 और 10 का 10 आ जाएगा। 5 का भाग 10 में 2 बार, और 2 दूने 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7/10 भाग। तो इसका आपके कीचड़ और कौन से पानी में है। ठीक है, तो मान लो कुल भाग 10 है, उसका 7 भाग किस में है, कीचड़ और पानी में है। तो शेष कितना रह गया, ज़मीन के ऊपर है 3 भाग। तो 3/10 भाग ज़मीन के ऊपर है। तो अब ज़मीन के ऊपर है कितना मीटर, 3 मीटर है। तो 3 मीटर में 3/10 का भाग देना, भाग देने का अपना नियम कि 10/3 से गुणा करवा दो उल्टा करके। 3 से 3 कैंसिल, तो खंबे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। बीन 3/8 कितने प्रतिशत दर बताती है। तो 3/8 को सीधा सीधा 100 से गुणा करवा दो। 3 को 100 से करेंगे, 300 में 8 का भाग देना, कितनी बार जाएगा, 8 3 20, 3 बार जाएगा। कितने शेषफल बचेंगे, 6 बचेंगे। 0 उतारेंगे, कितने हो जाएंगे, 7 8 56। 4 शेषफल बचेंगे बट्टे 8। 4/8 को हम लिख सकते हैं 4 एकम 4, 4 दूने 8, 1/2, 37 सही, 1/2%। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 50 और 60 में भाग देने पर क्रमशः 8 और 4 शेषफल बचे। 50 में भाग देंगे तो 8 शेषफल बचेगा, मतलब पूरा पूरा जाएगा 42 में। 60 में भाग देंगे 4 शेषफल बचेगा, मतलब पूरा पूरा जाएगा 56 में। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग जाता वो इनका होगा HCF। HCF निकालने का अपना तरीका, एलसीएम जिस विधि से निकालते उसी विधि से। सर्वप्रथम भाग जाता है, इसमें 2 का दोनों में जाता है 21 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा, 28 बार। अब 2 का नहीं देंगे, क्योंकि 2 का इसमें तो जाता है, इसमें नहीं जाएगा। 3 का भी इसमें जाता है, इसमें नहीं जाएगा। 4 का इसमें जाता है, इसमें नहीं जाएगा। तो किसका जाएगा, 7 का जाएगा 3 बार, और इसमें 4 बार। अब किसी भी रूप से कॉमन भाग नहीं जाता, तो 7 दूने 14 इसका HCF आ जाएगा, और वह संख्या 14 होगी जिसका 50 में भाग देने पर 8 शेषफल बचेगा, 60 में भाग देने पर 4 शेषफल बचेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और इसी के साथ आज का 42 नंबर पेपर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे आगे 43वां पेपर, और इस प्रकार ये सीरीज पूरे 50 पेपर तक चलती रहेगी, और आगे भी कुछ नया शेड्यूल लेकर आएंगे। तो रोज़ाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।